दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। अभी भाजपा के 11 सालों के शासनकाल में अभी तक एक भी ऐसे ब्लास्ट नहीं हुए थे और ये भाजपा जो सरकार है ना की तरफ से बहुत ही जोर देकर कहा जाता था। और ये बात बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल तब हो गई जब अभी एक दो दिन पहले ही अजीत डोभाल जो है हमारे रक्षा सलाहकार है, उनके द्वारा ये बयान दिया गया कि भाजपा के शासन काल में कहीं भी बम धमाके नहीं हुए। और इसके बाद जो बम धमाके हुए हैं ना, निश्चित तौर पर हम लोग इसको इस रूप में ले सकते हैं कि ये भाजपा को या मौजूदा जो सरकार है उसको मुंह चिढ़ाने का काम किया गया है। अब सबसे पहले हम लोग को ये देखना होगा कि हम लोग को सरकार के कामों को या ब्लास्ट को लेकर सरकार को किस रूप में देखना चाहिए या किस रूप में देखा जा सकता है। इस वीडियो में हम लोग इस चीज का बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि अगर कहीं कोई घटना होती है, कोई प्रिय या अप्रिय कोई भी घटना, वहां पर हम सरकार को केवल घटना के आधार पर नहीं नाप सकते, उसके कार्य प्रणाली को हम इस आधार पर तय नहीं कर सकते हैं कि किसी क्षेत्र में क्या क्या घटनाएं घटी है सरकार के समय में। हम सरकार को अगर जस्टिफाई करेंगे तो इस आधार पर कर सकते हैं कि घटना के बाद सरकार के द्वारा रिएक्शन क्या दिया गया। क्योंकि सरकार कोई भगवान नहीं है जो हर एक के दिमाग के अंदर रहेगा, लेकिन वो एक सरकार है जो एक घटना के बाद ऐसी कार्रवाई करेगा या ऐसे इंतजाम करेगा जो अगले बार न हो सके। सबसे पहले तो एक बात देख लीजिए, जैसी घटना हुई है, घटना के 10 मिनट के अंदर वहां पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरी तरीके से मामले की जांच में लगी है। और हमारे देश के जो सीआरपीएफ है वो लगी है, और हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो तुरंत इसको लेकर एडवाइजरी जारी किए, अलग अलग जगह अलर्ट जारी किए, और वो भी तुरंत जितना जल्दी हो सके वो घटनास्थल पर वो तुरंत पहुंचे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो घटना में घायल लोग हैं उनसे मिलने गए। अब यहां पर ये देखने की बात है इस घटना के लेकर अब सरकार की क्या आगे की रणनीति है। सबसे पहली बात एक बात जान लीजिए कि सरकार की रणनीति इतनी क्लियर और साफ है कि जो जो घटना में शामिल है उनको किसी भी आधार पर न छोड़ा जाएगा और न ही बख्शा जाएगा। और पूरी तरीके से अलग अलग जो टीमें हैं वो पूरी तरीके से एजेंसियां हमारे देश की है इसमें लगी है। अब हम लोग को दूसरे तरीके से यह देखना चाहिए कि इस घटना को लेकर हमारे सुरक्षा एजेंसियों को लेकर हमें क्या राय बनानी चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि हमें अपने देश की सुरक्षा एजेंसियों को बारंबार धन्यवाद कहना चाहिए। इसका रीजन ये है कि अभी एक घटना होने के 2-3 दिन पहले से ही देश के अलग अलग भागों में बहुत सारे आरडीएक्स मिल रहे थे। और आरडीएक्स कोई छोटी मोटी मात्रा में नहीं, 3,500 किलो तक आरडीएक्स मिल रहे थे। और ये सब का सब आरडीएक्स देश के अलग अलग भागों में को दहलाने के लिए होंगे। जाहिर सी बात है, आरडीएक्स का उपयोग कोई विकास काम में तो होता नहीं है। तो यहां पर हमारे सुरक्षा एजेंसियों के कारण अलग अलग जगह के लोग पकड़े गए। आप देख ही रहे होंगे, कभी यूपी से कभी कश्मीर से अलग अलग लोग पकड़े गए हैं आरडीएक्स के साथ, और अलग अलग विस्फोटक सामग्री के साथ। केवल विस्फोटक सामग्री के साथ ही नहीं, उन लोग अलग अलग तरीके से देश की जनता को नुकसान पहुंचाने के लिए और देश में पैनिक फैलाने के लिए अलग अलग तरीके से प्रयासरत हैं। तो इन सब को एक साथ इन सब को लेकर कड़ी कार्रवाई, और सरकार इन सब को अपने घेरे में लेने के लिए लगी है। अब यहां पर सरकार को ना इसको लेकर अलग अलग तरीके से मार भी झेलनी पड़ रही है, और सरकार को बाहर के साथ साथ अंदरूनी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो अभी देश की सरकार और निर्वाचन आयोग SIR लागू कर रही है। अब SIR का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन, और उसका मतलब होता है कि कोई भी बाहरी जो व्यक्ति है वो मत नहीं दे पाएगा। तो ये तो हालांकि निर्वाचन आयोग का चुनाव के संबंधित से रिलेटेड प्रक्रिया है, लेकिन SIR के कारण हमारे देश में ऐसे घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, और ऐसे ऐसे घुसपैठियों का पता चल रहा है ना, जो समता SIR होता तो नहीं, अगर SIR नहीं होता तो नहीं पकड़े जाते, उन लोग पड़े रहते। और इस टाइप के आतंकी घटनाओं में घुसपैठियों का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि घुसपैठिए जो होते हैं उन्हें इस देश में रहना नहीं होता है, वो सीधे आते हैं अवैध तरीके से और
कांड करते हैं और अपने देश में निकल जाते हैं। भारत सरकार लाठी पीटते रह जाएगी, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन अभी भारत सरकार का एक्शन मोड बदल गया है। वो लाठी क्यों नहीं पीटती, जिस देश में छिपते हैं ना उस देश में जाकर हमला भी करती है। पहलगाम हमले के बाद में भारत सरकार के द्वारा ये जो किया गया हमला पाकिस्तान पर है, ये उसी चीज को दर्शाता है। लेकिन हमारे देश में जो अवैध घुसपैठिए हैं, हालांकि घुसपैठिए के साथ अवैध शब्द लगाने कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि घुसपैठ एक्चुअल में खुद से अवैध होता है। तो ये जो घुसपैठिए हैं, इनके खिलाफ सरकार अलग अलग जगह से कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है। खास करके ऑपरेशन सिंदूर के समय, पहलगाम हमले के बाद से घुसपैठियों को लेकर सरकार बहुत ज़्यादा अलर्ट है। लेकिन सरकार को अंदरूनी समस्याओं का सामना इस तरीके से करना पड़ रहा है कि सरकार को देश के अंदर ही इन घुसपैठियों को भगाने और अवैध घुसपैठियों को पहचान करने को लेकर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। SIR पूरी तरीके से संवैधानिक चीज है और निर्वाचन आयोग का अधिकार है, लेकिन विपक्षी पार्टी इसका विरोध कर रही है। तो सरकार को SIR लागू करने, मतलब निर्वाचन आयोग को SIR लागू करने में परेशानी हो रही है। और साथ में ये मामला कोर्ट चल जाता है तो कोर्ट भी इसको सुनने योग्य बना देती है। ये भी अपने आप में एक सोचने वाली बात हो जाती है कि कोर्ट क्यों सुनती है, जबकि ये पूरी तरीके से संवैधानिक प्रक्रिया जो निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये घुसपैठ एक बहुत बड़ा कारण होता है इस टाइप के आतंकी घटनाओं को लेकर। क्यों? क्योंकि देश के लोगों को ही पता है कि यहाँ की सरकार बहुत कड़क है आतंकवाद को लेकर। अगर मैं कुछ करूंगा और करने के बाद देश में कम से कम छिप के मैं नहीं रह सकता, तुरंत बाहर भागना पड़ेगा। और तुरंत बाहर भागने में अवैध घुसपैठ, मतलब जो अवैध घुसपैठ अगर होगा तो अवैध निकासी भी होगा। तो इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको लगता है कि घुसपैठ वगैरह सब साधारण होते हैं और कुछ लोग जिनको बाहरी लोग चीज़ों से मतलब नहीं रहता उन्हें तो इसका आइडिया नहीं होगा, तो घुसपैठ को अगर अच्छे समझना है तो मैं आपको समझा रहा हूँ। डेनमार्क एक डेवलप्ड देश है, खुशहाल देश है। वो कुछ फिलिस्तीन के लोगों को ना शरण दिया था कुछ साल पहले। शुरू में तो साधारण तरीके से रहे, लेकिन बाद में उस देश में अलग अलग तरीके से उत्पाद चालू कर दिए, अलग अलग घटनाओं को अंजाम देने लग गए। और चूंकि डेनमार्क में शांति व्यवस्था, वहां के लोग सभ्य तरीके से रहते थे, तो उनके साथ उटपटांग बर्ताव भी करने लग गए। तब वहां के लोग कहे कि ये हो क्या रहा है, इन लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, उन लोग होते हैं बर्बर टाइप के, जो लोग अवैध घुसपैठिए होते हैं। किसी देश को नहीं कर रहा, वहां के किसी भी देश का अवैध घुसपैठियों को कर रहा हो, वो थोड़े बर्बर टाइप के होते ही है। और डेनमार्क की जनता को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। अब डेनमार्क की जो जनता है इसके खिलाफ सरकार के सामने आवाज उठाई, लेकिन सरकार अब उसे नहीं हटा पाई। कारण क्या था कि पहले कुछ 100 की संख्या में थे, लेकिन जब लंबे समय तक रहे तो जनसंख्या विस्फोट करके उनकी संख्या 1000 पार कर गई। अब सरकार को दो डर है, एक अगर जबरदस्ती भगाओ तो अवैध मानवाधिकार वाले, मानवाधिकार आयोग के जो प्रमुख है और मानवाधिकार के नाम पर जो दुहाई देंगे उसको लेकर बातें करेंगे। और अगर उन्हें जबरदस्ती सबको छोड़ के भी हटाया गया तो इतना ज्यादा संख्या में हो जाते हैं कि बहुत सारे उनके वोट बैंक को प्रभावित करने लग जाते हैं। इसलिए सरकार अब उसको हटा नहीं पाती। तो भारत सरकार ये सब चीजों को समझ रही है और बिल्कुल पूरे तरीके से सारे भय और लोभ दोनों को हटाकर यहाँ भगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि देश के लोग के द्वारा ही इसका विरोध किया जा रहा है, अवैध घुसपैठियों को भगाने का। अब अगर दूसरी चीज अगर देख लिया जाए तो ये जो डेनमार्क एक और कारण से नहीं भगा पाता है, ये सब आतंकी गतिविधियां पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी। और भारत सरकार जब कार्रवाई करती थी तो वो कार्रवाई करते समय ये यूरोपीय देश ही कहते थे कि नहीं भाई, मानव है, क्यों भगा रहे हो, रहने दो। और यूरोपीय देश बहुत ज्यादा उसके पैरवीकार बने हुए थे। इसीलिए जब ये घुसपैठिए यूरोप में गए तो यूरोप के देश भी अब मना न कर पाए, क्योंकि अमेरिका यूरोप बहुत इनका सपोर्ट किए हैं। तो अब वो उन्हीं के देश में आकर उन्हीं के सीने पर मूंग दर रहे हैं। अब केवल यूरोप का डेनमार्क का ही घटना नहीं है, अभी यूरोप का ब्रिटेन का जो राजधानी लंदन है, बहुत शांत शहर विश्व का माना जाता है। अब इतने शांत शहर में भी अब अक्सर लंदन में विस्फोट हो रहे हैं। हजारों की संख्या में वहाँ के मिलेनियर है, बड़े बड़े उद्योगपति है, पैसे वाले, लंदन छोड़ कहीं और जाने की सोच रहे हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि वहाँ पर अवैध जो तरीके जो लोग घुसपैठ किए हैं, और अब वहाँ पर अभी लंदन में आए दिन धमाके हो रहे, सब चीज़ हो रहे हैं, लेकिन वहाँ की सरकार उनको पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार को पता है कि अब एक केवल
अवैध घुसपैठिए तक सीमित नहीं रहे, उनकी संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और रग रग के देश में ऐसे फैल गए हैं ना, जो प्रधानमंत्री हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कार्रवाई कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए ना तो अवैध घुसपैठ, पहले अवैध घुसपैठ रहता है, फिर उसके बाद उत्पातियों का शरण स्थली बनता है, फिर उसके बाद में वो वोट बैंक बनता है, फिर उसके बाद में सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या बनता है। अभी अमेरिका को ही ले लीजिए, अभी अमेरिका में अभी देखा जाए तो अमेरिका शुरू से इन अवैध घुसपैठियों को बहुत सपोर्ट करता था। भारत में या अन्य जैसे कि विकासशील देशों में जब इस टाइप की घटनाएं होती थी तो उनको चिढ़ाने के लिए जबरदस्ती का इनको अपने देश में रखता था, ऐसे ऐसे कानून बना कर रखा था कि कोई भी अब लोग कैसे भी आकर रह सकते थे। लेकिन आज देख रहे हैं जो कैलिफोर्निया जो अमेरिका का राज्य है, उसकी राजधानी लॉस एंजल्स, उसके अंदर जो अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, उसके अंदर ये अवैध घुसपैठिए पूरा तोड़फोड़ मचा दिए, आईफोन को शोरूम को तोड़ लिए, लूट लिए। तो इस टाइप की चीज़ें हमेशा रहती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को फाइनली सार और निचोड़ के तौर पे यही कहा जा सकता है कि अभी जो ब्लास्ट हुआ है, इस ब्लास्ट को लेकर अगर हम सरकार का अगर जजमेंट करेंगे, अगर जस्टिफिकेशन करेंगे, तो कम से कम इस आधार पर किया जाना चाहिए कि सरकार का इसको लेकर रिएक्शन क्या क्या बनता है। और अभी तक का रिएक्शन बहुत कड़क है, और कोई भी सरकार रहती तो वही काम करती जो अभी की सरकार कर रही है। कोई भी सरकार जो जनता के लेकर सोचने वाली सरकार रहती तो वही काम करती जो ये सरकार कर रही है। और इसके बाद में हमारी सुरक्षा एजेंसियां निश्चित तौर पर तारीफ के काबिल है, जो मतलब ये नहीं रोक पाई, ये तो दुख का विषय है, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियां पहले कितने सारे इनके मंसूबों को नाकाम की है, क्योंकि इतने बड़े मात्रा में RDX का मतलब पूरा देश को दहलाना ही था। तो दोस्तों आपको एनालिसिस कैसा लगा, विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।